बात करते हैं अमेरिका में आपको न्यू होप्स मिले और आपको न्यू मार्केट मिला। आप यहाँ के जर्नी के बारे में बताइए। आप यहाँ पे किस तरह का पेंटिंग ड्रॉ करते हैं, उसका क्या कैसे कैसे उस चीज़ को आप आगे लेकर जाते हैं जो कि यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं आपका पेंटिंग को। प्लीज़ आप उस जर्नी के बारे में बताइए। के अंदर इंडिया की लेडीज़ के जो ड्रेस हैं, जो वहाँ का बंगाली स्टाइल है, राजस्थानी, मराठी, साउथ का जो स्टाइल है, तो मैं पेंटिंग उसी के ऊपर बनाती हूँ। फिर उसके बाद अब मैंने एक बनाया था जिसमें साउथ इंडियन लड़की का, जिसको क्रीम कलर की ऐसे ड्रेस पहनी हुई। मैं जब बना उसके अंदर मेकअप ना हो, वो रियल में मैं एक टेक्सचर उसकी स्किन की ना बनाना चाहती हूँ। ऐसा रेफरेंस ही नहीं मिल पाता है। फिर उसके बाद अमेरिकन्स का बनाती हूँ। मैं अफ्रीकन का सबसे पहले बनाना चाहती हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं बनाया है। मिडल ईस्टर्न का बहुत सारा बनाया है, क्योंकि मिडल ईस्ट के लिए जा पाए। एज ए आर्टिस्ट हम लोग कैसे एक बेसिक सा एक रफ बनाते हैं पहले, फिर उसमें थोड़ी फिनिशिंग करते हैं। सबसे इजी होता है एक रफ ड्रॉ कर लेना, वो लगेगा सबको भी फिनिश है, बट मेरे हिसाब से मेरे को उसमें थोड़ी जितनी मैं फिनिशिंग करती जाऊँगी, जितनी मैं डिटेलिंग करती जाऊँगी, तो वो मैंने करना शुरू किया। 5 डेज़ जॉब होती थी मेरी और 2 दिन की मेरी छुट्टी होती थी। मैं प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम पे, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी लोग इतना ज़्यादा सोते हैं और मैं बिल्कुल अलग ही चल रही थी। मैं उसी टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे सब करना था। प्रेगनेंसी के ही टाइम पे मैंने पेंटिंग करनी शुरू की और ज़्यादा करनी शुरू की, और नया एग्जीबिशन कर रही थी, तो चाह रही थी कि फर्स्ट एग्जीबिशन है, इसमें और ज़्यादा एफर्ट्स करी थी, इतनी ज़्यादा मेहनत। पूरा मंथ, मुझे 1 महीने का टाइम था, मैं उसमें डेली करके मैंने और भी कुछ नए कलेक्शन बनाए। जो मेरे को था उस टाइम पे, मैंने एक पेंटिंग बनाई थी। आपने एग्जीबिशंस का बात किया। अमेरिका में एग्जीबिशंस, पेंटिंग्स जो भी होती हैं, इसका प्रोसेस क्या है? आप खुद के पेंटिंग्स को कैसे कन्वर्ट करती हैं? एग्जीबिशंस का जो प्रोसेस है, मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। एग्जीबिशन का जो प्रोसेस है, या मैं कभी अकेले, पॉसिबल ही नहीं है। शायद कुछ लोग कर ले तो कर ले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटा ब्रेकथ्रूज सीज़न 2 और पहला एपिसोड, और स्टार्ट हो रहा है इस चैनल के प्रोड्यूसर के साथ। हम इस वक्त अभी अमेरिका में हैं और रात के बज रहे हैं 8। काफ़ी ठंड है बाहर, और हमने एक टॉपिक उठाया है आर्टिस्ट के लाइफ के बारे में, उनके जर्नी के बारे में, उनके जर्नी रिगार्डिंग इंडिया और अमेरिका में आर्टिस्ट का स्कोप क्या है, और क्यों इन लोग कभी भी आर्टिस्ट को, हम लोग जैसे जो भी इंडियंस हैं, कभी भी पेंटर को एज अ प्रोफेशन उतना रिगार्ड नहीं करते हैं। इन चीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो गेस्ट है हमारी, वो बहुत अच्छी पेंटर, अमेरिका में बहुत रिनाउंड पेंटर प्राची सिन्हा है। हेलो प्राची, वेलकम टू शो। या थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है अपनी बात को मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ मैं बता पाऊंगी। सबसे पहले आपसे स्टार्ट करेंगे। नया साल आप स्टार्ट हो चुका है, कैसा रहा आपका नया साल? न्यू ईयर है, और हाँ, ये बहुत पॉजिटिव लग रहा है। ये साल बहुत पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, और आई होप कि आगे का भी, अभी तक तो अच्छा लग रहा है, पर आगे का भी पूरा जो नेक्स्ट ईयर तक भी मैं यही बोलूँ, आई होप। स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी से, आपके अर्ली लाइफ और फैमिली के बारे में आप कुछ बताइए। जब सबसे पहले मैं मेरा फर्स्ट स्कूल था, मैं सेंट मैरी में थी। सबसे पहले मेरा वहीं एडमिशन हुआ था, और बहुत अच्छा स्कूल था, सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल करके एक था। तो उसके अंदर पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सीरियस थे उस टाइम पे। यूकेजी के अंदर मैं थी, उससे पहले भी एक बार मेरी एडमिशन हुई थी, पर फिर आधा करके मैंने छोड़ दिया था। तो फिर मेरी वापस से वहाँ पे मैंने एक एडमिशन लिया था। तो वो एक उस टाइम पे पेरेंट्स बहुत सीरियस थे, और वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे कि ओ माय गॉड, मतलब ये मेरी, मतलब मुझे यूकेजी में ही ऐसा लगता था कि मैं 10th का बोर्ड देने जा रही हूँ। तो लोग बहुत सीरियस थे, हर एक चीज़ को मेरी बहुत ज़्यादा नोटिस करते थे। तो तब मैं
पेंटिंग भी मैं जब करती थी तो वो लोग बहुत ज़्यादा मेरे को ऑब्ज़र्व करते थे और बहुत ज़्यादा नोटिस करते थे। तो मेरे स्कूल के अंदर, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बहुत पहले की बात है, राजस्थान के अंदर मैं थी। तो सबसे पहले मैंने बनाना सीखा था। स्कूल से ही हम लोग हर चीज़ सीखते हैं, बोलना भी वहीं सीखते हैं, तो स्कूल से ही हर चीज़ इंसान सीखता है। तो उसमें ना पेंटिंग में मैंने ना एक कोकोनट ट्री, जो सब लोग बनाते थे, एक पहाड़ होती थी, फिर ऐसे साइड में से कोकोनट ट्री, ऐसे करके नदी आती थी। कोकोनट ट्री मैं बहुत अच्छा बनाती थी, पता नहीं कैसे। तो सब लोग बहुत ज़्यादा मेरी ड्राइंग फाइल को भी ऑब्जर्व करते थे। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़, क्योंकि मैं फर्स्ट चाइल्ड थी, तो वो लोग हर एक छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करते थे। तो वहाँ से मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी। मेरे हाथ में पता नहीं क्या था, मेरी जैसी राइटिंग ना बड़े बड़े नहीं लिख पाते थे, इतनी अच्छी कर्सिव राइटिंग मेरी थी। और मैं जब भी स्कूल के अंदर मैं रही हूँ या फिर स्कूल के अंदर, मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग बोलते थे कि इसके जैसा लिखो। मम्मी पापा तो बहुत शौक हो जाते थे कि इतना अच्छा कर्सिव राइटिंग, इतनी स्मूथली मेरे हाथ में हमेशा से एक वो था। तो वो सब शुरू हुआ। उसके बाद कुछ भी चीज़ आर्ट वाली थी तो मैं ज़्यादा एक्टिव होती थी उन सब चीज़ों में। फिर ऐसे करके स्कूल लाइफ ऐसे ही जाती गई। कॉपी के पीछे बनाना, मेरी हर कॉपी के पीछे मेरी हर ड्राइंग फाइल, तो बहुत बाद में मेरी ड्राइंग फाइल ना 2 दिन में ही भर जाती थी। जितनी ड्राइंग फाइल आ रही, मेरे को लगता था कि कितने भी ड्राइंग फाइल आ जाए, ब्लैंक पेज देखा मैंने बना दिया कुछ। या फिर पापा की ऑफिस की पेपर्स आते थे, तो उसमें मैं तुरंत, मैंने पीछे तो ब्लैंक होता, आगे की साइड प्रिंट होती थी, दूसरी तरफ ब्लैंक। जैसे ही मैं ब्लैंक पेपर देखती थी, मेरा ड्रॉ करना शुरू हो जाता था। तो यहाँ से ये सब शुरू हुआ, अपने आप से ही मेरे माइंड में था। मेरी पता नहीं क्या, मैंने एक बार क्लास में ऐसे बैठी हुई थी और जैसे लीजर पीरियड होता था, मैंने ताजमहल बना दिया। या फिर अपने आप से इमेजिनेशन में, क्योंकि तब हमारे पास ये नहीं होता था कि आप इंटरनेट करो। छोटे बच्चों को भी अभी इंटरनेट और इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, इतनी सारी आइडियाज़ हैं। उस टाइम पे 90s में इतनी आइडियाज़ नहीं थी, इतना ऑप्शन नहीं था, इतनी तो हमारे पास ना उस टाइम पे छोटा मोटा भी कुछ वो नहीं था कि हम लोग यहाँ से देख के बना लें। तो ना उस टाइम पे हम लोग, हिस्ट्री की बुक होती थी, तो उसके अंदर में बड़ा अच्छा राजा और ऐसे सारे बहुत अच्छी पिक्चर्स प्रिंट रहती थी। तो मैं वो बहुत बनाती थी देख के। और मैं बुक कुछ भी पलटती तो मैं सबसे ज़्यादा पिक्चर्स नोटिस करती थी कि इसमें कितना ज़्यादा मतलब वही मैं नोटिस करती थी कि कैसा इसमें मेरे बनाने के लिए क्या क्या है, मुझे इसमें क्या क्या मिल रहा है। तो वहीं से फिर उसके बाद ब्रश पे आई, ब्रश से पेंटिंग करना शुरू किया। वो भी स्कूल में ही सब कुछ शुरू हुआ, लेकिन घर पे भी मैं हमेशा करती थी। वेल, हमने ये तो समझ लिया कि आपका पेंटिंग के लिए बहुत इंटरेस्ट जग चुका था। हाँ, मेरा अलग ही था, मैं बहुत पैशनेट थी इसको लेकर। कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट हम कह सकते हैं इसकी वजह से हुआ ये चीज़, या फिर ये बाय बर्थ था कि आपने उसको बस पेन उठा लिया था ड्रॉ करने के लिए, फिर कुछ ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट स्कूल में या कोई टीचर आपको जो इंस्पायर किया? टैलेंट तो शायद हमेशा से ही था, क्योंकि जब मैं फर्स्ट बार ही पेंसिल पकड़ी थी तो बहुत अच्छा बन गया था। बट यस, टीचर भी थी जो मेरे लिए पिकासो या फिर बहुत अच्छी आर्टिस्ट, वो मेरे लिए तो वही थी, क्योंकि पिकासो का नाम तो मैं कब सुनी हूँ, मैं क्लास 9 के अंदर में थी। और हमारा फर्स्ट चैप्टर, अगर किसी को याद होगा तो उसमें ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर में कुछ एक ड्रामा टाइप का था, और उसके अंदर में पिकासो की पेंटिंग, उस ड्रामे के किसी विला फॉर सेल करके एक जो चैप्टर था, उसके अंदर में पिकासो की पेंटिंग थी। तो वो मैंने पिकासो का नाम मैंने फर्स्ट टाइम तब मैंने सुना था। तो तब तक तो मेरे लिए सबसे बड़ी आर्टिस्ट मेरी टीचर थी। तो उनको मैंने पहली बार मैंने ब्रश, उनके हाथ में जो स्मूथनेस थी ना, वो ऐसे कुछ चला भी देना तो एक बहुत अच्छा आर्ट वो बना देती थी। तो उनमें एक बात थी, वो केवी की टीचर थी। केवी के अंदर बहुत अच्छे म्यूज़िक टीचर भी होते हैं।
केवी के अंदर बहुत अच्छे केंद्रीय विद्यालय जो होता है, तो उसके अंदर बहुत अच्छे स्पोर्ट्स को भी बहुत करता था। तो वही ड्राइंग टीचर भी बहुत सीरियस, उसका भी वो लोग बहुत सीरियस होके वो चीज़ें करते थे। ऐसा नहीं था कभी भी कि इग्नोर हो रहा है ये सारी पीरियड्स। और सीसीई पैटर्न से पहले की बात है ये सब, एनसीईआरटी का जब नॉर्मल चला था तब। सीसीई के बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को बहुत वैल्यू देने लगे, पर उससे पहले ही केवी उस लेवल पे चल रहा था। सीसीई तो केवी में बहुत पहले से था। तो स्पोर्ट्स भी मैं करती थी, बट आर्ट में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे कभी लगा भी नहीं कि मैं कभी स्पोर्ट्स में कुछ आगे जाऊंगी। वॉलीबॉल करती थी, मैं खेलती थी, बास्केटबॉल भी खेला है, अच्छा था। बट बहुत एक जो होता है ना कि इंटरेस्ट है वो करने में, हर जगह मैं कर रही हूँ। अच्छा, और लोग ये होते थे कि क्यों तुम इंग्लिश की लिटरेचर की कॉपी के पीछे तुम क्यों ड्रॉ कर रहे हो। और मेरी फर्स्ट पेपर भर गई, कॉपी आई न्यू, फर्स्ट भर गई, नेक्स्ट पेपर में बना दिया, नेक्स्ट भर गई, उसके नेक्स्ट में बना दिया, और मेरा शायद पीछे से पहले भर जाता। फिर मैं उसको फाड़ती भी जाती कि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई देखे, तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाइड भी करती थी, क्योंकि मैं ऐसा बनाती थी इसका कोई सेंस नहीं है, और कोई देखेगा तो बोले कि क्या ये हर जगह पे एक लड़की एक लड़का क्यों बना हुआ है, हर जगह एक लड़की बनी हुई है, हर लड़की नथ क्यों पहनी हुई है। लेकिन पता वैसी ही पेंटिंग आज मैं बनाती हूँ और वो मेरी सेल होती है, और तो बहुत अच्छा उसका पे करते हैं, उसकी डिमांड है। जब मेरे वो छोटे छोटे कॉपी में बनी होती थी वो, तो बस मैं ऐसे बना के ना उसमें खो जाती थी, और उसके बारे में एक स्टोरी बना रही हूँ अपनी माइंड में कि अच्छा ये ऐसा होता होगा, फिर ये अच्छा इसको ये भी बना देती हूँ। कौन सी इंडियन ज्वेलरी नहीं थी जो मैं अपनी आर्ट में बनाती थी, पेंटिंग के अंदर बनाती थी। तो यहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ। वेल, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, पेंटिंग के बारे में हम लोग सीख रहे हैं और उस टाइम पे वापस जा रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे अब याद है कि स्कूल में बहुत सारे कंपटीशन हुआ करते थे पेंटिंग्स के, जिसमें हम भी पार्टिसिपेटेड किए थे बहुत बार। तो कुछ ऐसा मेमोरी आपके स्कूल लाइफ से? मेरी स्कूल लाइफ से नहीं, मैं सिंगिंग में मेरी प्राइज़ में जीत रही थी, आर्ट में भी जीत रही थी, पर सिंगिंग में मैं जीती, मैं सरप्राइज। आज तक मैं अच्छा नहीं गाती हूँ, लेकिन उसमें भी उसमें जीती। एक बार मैं डांस में भी जीती हूँ, जो हमारा हाउस का जो कंपटीशन होता है उसमें। बट नहीं, कभी पेंटिंग में उस लेवल पे कभी नहीं कि मैं बहुत हर चीज़ में फर्स्ट आ रही हूँ, ऐसा नहीं था। चलिए हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा एजेंडा था बात करने का, कि जो इंडिया या फिर बिहार झारखंड में सब लोग मेजरली कवर करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, पेंटिंग को एज अ करियर लोग नहीं देखते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ में? पेंटिंग को एज अ करियर देखना भी नहीं चाहिए अगर आप इंडिया में हो तो। सबसे पहले तो एक बैक सपोर्ट आपके पास होना चाहिए, एक दूसरा एक ऑप्शन होना चाहिए। अगर पेंटिंग पे ही डिपेंड हो जाओगे तो बहुत दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, और हमेशा एक बैकअप प्लान हमारे पास होना चाहिए कि कल को मैं ये चीज़ में प्रोफेशन मैंने आगे बढ़ गई हूँ, तो एक बैकअप प्लान हमेशा सबके पास होना चाहिए। तो वही पेंटिंग में भी है कि आप बैकअप प्लान हमेशा रखो। आज मैंने बोल दिया कि मैं क्रिकेटर बनूंगी और मैं नहीं बनी तो मैं रो रही हूँ और पूरी लाइफ मैंने इसमें ख़त्म कर दी, तो ये तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए कभी भी किसी की भी लाइफ में। और कुछ मैंने मूवी भी देखी थी जिसमें लोग क्रिकेटर बनना चाहते थे, नहीं बने, फिर वो लोग डीमोटिवेट हो गए और फिर कुछ भी नहीं करा, तो ये नहीं होना चाहिए। और आर्ट हॉबी है, हॉबी को लेके चलना है। अच्छा, अब जो भी करो उसमें बेस्ट होने चाहिए। आपकी परफेक्शन आप किस में कर पाते हो, जो भी कर रहे हो। जब हम लोग अगर नॉर्मली हिंदी भी पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी के अंदर भी आप उतने उस लेवल पे परफेक्ट होगे तभी कुछ कर पाओगे। या नॉर्मल बीए पास भी हो तो उसमें फर्स्ट आ रहे हो तभी कुछ कर सकते हो, या सेकंड आ रहे हो। अच्छा, बहुत सीरियसली आप उसको डीपली पढ़ो। वैसे ही आर्ट में भी है कि अगर आप पेंटिंग करो तो उसको बहुत डीपली, उसमें एक बिल्कुल परफेक्ट वाला टच लाओ, अदरवाइज वो कोई करने का मतलब नहीं है। उसके बारे में भी उसी लेवल पे जाके पढ़ो। 1000 से भी ज़्यादा बुक्स छपी हुई है, हर एक आर्टिस्ट का अपना एक अलग बुक है, और हर आर्टिस्ट के बारे में भी मैंने शुरू किया पढ़ना। मतलब इतना इंटरेस्टिंग सबका कि सबकी क्या थॉट्स होते हैं वो सब। ये नहीं कि आर्टिस्ट कौन से साल में क्या क्या करना शुरू किया, बट हाँ वो क्या थॉट पे बनाता था,
उसने कैसे कैसे आगे बढ़ता चला गया। तो आर्टिस्ट के बारे में एक शुरू करना चाहिए पढ़ना, मैंने तो यही किया था। तो मुझे वहाँ से और इंटरेस्ट आता चला गया और यही जर्नी थी। और मैं अभी भी कलेक्ट कर रही हूँ, बुक का कलेक्शन मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी चाहिए अपने घर के अंदर। तो और मुझे बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक था, तो मैं कलेक्शन करती हूँ। और मैं पहले भी करती थी कलेक्शन, बुक्स मैं पढ़ती थी। और बुक्स पढ़ने में एक ये भी है कि जो हम लोग मूवी देखते हैं वो उस तरीके से हम वो बात नहीं आ पाती। जब बुक पढ़ेंगे ना तो उससे ज़्यादा डिटेल में समझ आएगी और लगता है कि वो चीज़ बोल रही है, हमारे साथ बात कर रही है। तो इसलिए राइटर हो तो वैसे पता होगा, तो वो एक है जो बुक पढ़ते होंगे उनको पता हो क्या फीलिंग होती है जब आप बुक्स पढ़ते हो। वेल, आपने एक टर्म यूज़ किया था कि वहाँ पे बहुत से लोग हैं, इनफैक्ट जो इनके कहने का मतलब था कि आर्ट में भी किसी प्रोफेशन में अगर आप बेस्ट हो, डीप रिसर्च किया है तो ही भी आपको सक्सेस मिल पाएगा, वरना जिनके पास उतना डीप रिसर्च का टाइम नहीं है, फिर वो कर नहीं पाते, उनको सक्सेस का बहुत कम चांस है, वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। आपको क्या लगता है और भी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? क्योंकि पटना या फिर बिहार या फिर इंडिया में भी आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन आई थिंक ऑलमोस्ट 1 या 2% लोग ही होंगे जो उसको प्रोफेशन के तौर पर देख पाते हैं। क्या क्या डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं उनके लिए? आर्टिस्ट के लिए सबसे पहले तो आप सोसाइटी की बातें सुनना बंद कर देना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि लोगों को तो बोलने का काम है। जो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहेंगे, जो हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहेंगे, तो हम लोग कुछ अच्छा नहीं भी करेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे। जिनको ढूंढना है ना कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो लोग कैसे भी ढूंढ ही लेंगे, उनको तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा कुछ बोलने के लिए। तो सोसाइटी की बात को जो इग्नोर करके और एक उसके अपोज में खड़े होके जो इंसान आगे जा रहा है ना, वही भीड़ चाल में चलने से कभी भी कुछ नहीं होने वाला है। मेरी एक भी फ्रेंड कोई पेंटिंग नहीं करती, और मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे, वो लोग बोल रहे प्राची तुम पेंटिंग करती थी, हमें तो आज तक पता ही नहीं था। मैंने बोला कि मैंने तो बीच में छोड़ दिया था, 9th के बाद से लेके मैंने जब ग्रेजुएशन में थी तो मैं वही कर रही थी जो सब कर रहे थे। तो मैं अपना जो मैं रियल में थी वो मैं खो चुकी थी बीच में, क्योंकि हम लोग इतने लोगों से मिलते हैं, हमारे इतने ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि वो लोग जो करते हैं उसके अच्छा ये कर रही है तो हम भी ये करना है। कभी लोगों से बात करना बंद करके अपना जो मन है वो करना शुरू कर देना चाहिए। और बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स कर रहे हैं हम लोग वही फॉलो करना चाहते हैं, या हमारे क्लास का जो टॉपर जो कर रहा है हम लोग वो करना चाहते हैं, या फिर जो हमारे टीचर बोल रहे हैं हम लोग वो करते हैं। पर हाँ, टीचर सही चीज़ें बताते हैं, लेकिन कभी कभी टीचर को नहीं पता होता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। आपके साथ कुछ ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ जो आपको डीमोटिवेट किया हो, जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि नहीं मैं पेंटिंग नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज करते हैं? नहीं, ऐसा तो डीमोरलाइज तो कोई कर नहीं सकता है। अगर कुछ मैंने ठान लिया है तो मुझे कोई डीमोरलाइज नहीं कर सकता। मैं लोगों को अलाउ करूँगी कि आप मुझे आके मेरी चीज़ों में ये रोक लगाओ, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, तो वही मुझे लोग बताएंगे ना। मैं लोगों को बातों को इतना वैल्यू दूंगी, इतना उनकी बातों को सुनूंगी ध्यान से कि अच्छा इनके अकॉर्डिंग चलना है मुझे, ये लोग जो बताएंगे। कोई आपका अच्छा नहीं चाहता है, सिर्फ आप अपना खुद का अच्छा चाहते हो, और कोई आपके बारे में हमारी जगह कोई और मेहनत कभी कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता है। जो हमारा टैलेंट है, जो हमारे थॉट्स है, हमारी क्रिएटिविटी है, वही मैं करती हूँ। मैं तो वही करती हूँ। मेरी जो क्रिएटिविटी है, मेरी जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, जैसे मैं पेंटिंग जब मैं क्लास में स्कूल में करती थी, मैं छोटी थी, एक्चुअली जो हमारा छोटे होते हैं ना हम लोग, जो उस टाइम पर ड्रॉ करते हैं, वही एक्चुअल में आर्ट है, वही क्रिएटिविटी है। प्रिंटर्स से देख के बनाना इज़ नॉट क्रिएटिविटी, और वो भी एक टैलेंट है देख के बना देना एग्जैक्टली। बट मैंने एक मूवी देखी थी फर्जी, उसमें वो शाहिद कपूर उसमें आर्टिस्ट होता है ना, और शाहिद कपूर उसके अंदर में एग्जैक्टली सेम टू सेम पेंटिंग बनाता है। और उसके बाद वो तो मुझे वहाँ समझ में आया कि अच्छा ये फर्जी का ये मतलब है, ये फर्जी है, आप अपना बनाओ,
आप अपनी जो आप थॉट्स है वो बनाओ। तो वहाँ से भी मैं बहुत मोटिवेट हुई थी उसकी मूवी देख के। कभी कभी मूवी भी और कुछ भी मूवी में अगर कुछ आर्टिस्ट रहा तो मैं ज़रूर उसको देखती हूँ। हम लोग बचपन में ऐसे बोलते भी थे कि एक ऐड आता था जिसके अंदर में बच्चा बोलता था कि मैं बनूंगा पेंटर, मैं बनूंगी पायलट, ऐसे करके। तो उसमें मैं बोलती थी कि अच्छा ये वाली लड़की मैं हूँ, मैं बनूंगी पेंटर। हमेशा बोलती थी मैं बनूंगी पेंटर। लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा कि नहीं बोल रहा है कोई कि किसी को पेंटिंग करना है या किसी को आर्टिस्ट बनना है। और यूएस के अंदर में क्या है कि आप जो चाहते हो वो आप करते हो। मुझे हेयर ड्रेसर बनना है, हेयर ड्रेसर बन गए। हमें इंडिया में कभी हेयर ड्रेसर बनने के लिए कोई मोटिवेट करेगा कि बेटा हेयर ड्रेसर बनो? नहीं करेगा। कोई मेकअप आर्टिस्ट बचपन से बता दिया हमारी बच्ची मेकअप आर्टिस्ट बनने वाली है, मेकअप आर्टिस्ट ही बनो, नहीं करेंगे मोटिवेट। वो लोग रेडी आपको किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं। और रियलिटी में आपके अंदर टैलेंट है। सब लोग एक ही चीज़ कैसे बन सकते हैं? सबके अंदर अलग अलग टैलेंट है। तो यूएस के अंदर मैं देखती हूँ कि लोग हेयर ड्रेसर बन रहे हैं। कुछ लोगों को एकदम से ही अब मेकअप आर्टिस्ट बनने का मन है तो वो लोग अब वो उसके लिए पढ़ रहे हैं, अब वो लोग वो चीज़ कर रहे हैं। फिर आर्टिस्ट बन रहा है तो आर्टिस्ट बन रहे हैं, फोटोग्राफर बन रहा है, फोटोग्राफर बन रहे हैं। तो हाँ, बहुत अच्छा बात बताया आपने, लाइक कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन और चॉइस है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका जर्नी रहा है इंडिया से लेकर अमेरिका का, कुछ चीज़ें आपने वहाँ देखी, चैलेंजेस थे, वो सक्सेस नहीं था। हम बाकियों के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे आपके पर्सनल जर्नी के बारे में। क्या चेंजेस अमेरिका ने आपको दिखाया कि जो पेंटिंग आप इंडिया में बना रहे थे आप उतने मोटिवेटेड नहीं थे क्योंकि उसका रिवॉर्ड बहुत कम था? क्या क्या चेंजेस आपको अमेरिका में आके मिला? यूएस के अंदर में मुझे सबसे बड़ा जो चेंज था वो था अक्षय कि आर्ट मटेरियल जो सबसे मेन होता है एक्चुअली। ऐसे तो मैं पेन से भी बना दूँ, पेंसिल से भी, नटराज पेंसिल से ही बनाना हम लोगों ने शुरू किया था स्केच। बट यहाँ पे जो आर्ट मटेरियल है वो बहुत इजीली अवेलेबल है। हर माइकल, हर हॉबी लॉबी, हर जगह आपको मिल जाएगा। मैं प्रेफर करती हूँ हॉबी लॉबी या फिर माइकल, ये दोनों यहाँ पे बेस्ट आर्ट मटेरियल के लिए है। और यहाँ पे ह्यूज कलेक्शन है, ह्यूज। कैनवस में इतना सारा कलेक्शन है। एक जो पेंसिल्स होती है उसका एक अलग सेक्शन है इनके पास, तो आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। और आर्टिस्ट में भी लेवल 1, लेवल 2 हर तरीके का मिलेगा। लेकिन यही अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं यही सेम ही मैं ढूंढ रही होती थी इंडिया के अंदर और मुझे नहीं मिलता था कभी। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ढूंढने के बाद मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती थी, फिर मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा पे करती थी डिलीवरी चार्ज, क्योंकि स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स के लिए वो लोग इतना ज़्यादा सेल नहीं होता, तो शायद मेरे को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। और एग्जैक्टली दोनों जगह की प्राइस सेम है, दोनों जगह की प्राइसेस सेम है। इंडिया में थोड़ा सा हल्का सा कम होगा, सेम प्राइस है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में चीपर मिल रहा है और यहाँ कॉस्टली है, बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे कैनवस जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा मिल जाता है। और उसमें भी साइज़ की कोई लिमिट नहीं है, इतना सारा ऑफ़र यहाँ पे मिलता है। मतलब आर्टिस्ट की यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है। तो बहुत अच्छा कलेक्शन इन लोगों के पास है हर चीज़ों का। और इंडिया का जो मार्केट है वो उन लोगों को, एक तो सबसे पहले मैं सारे स्टेशनरी वालों से तो मैं बिल्कुल बात करना चाहती हूँ कि मैं पर्सनली जाके कि क्यों आप लोग नहीं रखते हो कैनवस, क्यों आप लोग बस क्लासमेट की कॉपी जमा रखी है, और क्यों पेंसिल्स में भी सिर्फ ऐसे ही आर्ट लाइन की पेंसिल से आगे बढ़ते ही नहीं है। और वो लोग वो रखते हैं जो सेल होता है। आर्टिस्ट के लिए उनके पास कोई कलेक्शन नहीं है। बहुत रेयरली किसी आर्ट स्टोर पे बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मिलता है। जो हम लोग एक एरिया के अंदर होते हैं उसमें एक स्टेशनरी शॉप होता है, वहाँ नहीं मिलेगा। पूरे सिटी के अंदर में 2-3 ऐसे गिने चुने स्टोर्स होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें मिलती है। तो उन लोगों को ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। आई थिंक ये
मे बी उन्होंने स्टार्ट किया होगा उस चीज़ के लिए, लेकिन सही बायर्स का ना मिलना ये वजह हो सकता है कि शायद उन्होंने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया हो। वेल, आपके जर्नी के बारे में बात करते हैं। लाइक अमेरिका में आपको न्यू होप्स मिले और आपको न्यू मार्केट मिला। आप यहाँ के जर्नी के बारे में बताइए। आप यहाँ पे किस तरह का पेंटिंग ड्रॉ करती हैं, उसका क्या कैसे कैसे उस चीज़ को आप आगे लेकर जाते हैं जो कि यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं आपके पेंटिंग को। प्लीज़ आप उस जर्नी के बारे में बताइए। मेरा हमेशा से एक इंटरेस्ट था कि मैं इंडियन लेडी बनाऊं। ऐसे मेरा एक मोटिव है कि मैं हर जगह की एक वेरिएशन रखूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं एक वेरिएशन रखूं। जैसे कि सबसे पहले तो मैं इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा अलग है। यह हम लोगों को पता नहीं होता है जब हम लोग इंडिया के अंदर होते थे, बट वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है और बहुत सुंदर वहाँ पे नक्काशी और डिज़ाइनिंग बहुत सुंदर है। तो इंडिया के अंदर इंडिया की लेडीज़ के जो ड्रेस हैं, जो वहाँ का बंगाली स्टाइल है, राजस्थानी, मराठी, साउथ का जो स्टाइल है, तो मैं पेंटिंग उसी के ऊपर बनाती हूँ। फिर उसके बाद अब मैंने एक बनाया था जिसमें साउथ इंडियन लड़की का, जिसको क्रीम कलर की ऐसे ड्रेस पहनी हुई। मैं जब बना भी रही थी ना, तो मेरे को वो एक फ़ील वो आ रहा था कि मैं साउथ गई हूँ, जबकि मैं कभी साउथ नहीं गई हूँ। और फिर उसके बाद मुझे ज्वेलरी डिज़ाइन करने में बहुत मज़ा आता है जब मैं पेंटिंग के अंदर ज्वेलरी डिज़ाइन करती हूँ। फिर वहाँ से मैं गजरा वगैरह सब बनाया था मैंने। बहुत सुंदर पेंटिंग है, कैंडल लेके खड़ी है, और कैंडल नहीं, दिया लेके खड़ी है, और दिए की जो स्टैंड होती है वो जो अलग एक जो बनाते हैं ना हम लोग, तो बहुत मज़ा आता है, फील आती है। तो फिर उसके बाद मैंने बनाया है मिडल ईस्टर्न गर्ल का। और सबसे ज़्यादा मज़ा क्या आता है ना, जब हम लोग वेरिएशन करते हैं, जब हम लोग अलग अलग कल्चर को बनाना शुरू करते हैं, लड़कियों को खासकर, कि सबकी स्किन शेड्स में अलग अलग शेड। अब मैं बोर हो जाऊंगी अगर मैं बार बार इस सेम स्किन कलर, सेम टोन को करूँगी, तो मुझे कलर मिक्सिंग में फिर बहुत मज़ा आता है। जब मैं इंडियन को कर रही हूँ तो सेम, लेकिन मैं फिर अमेरिकन बना रही हूँ तो अलग मज़ा आता है मुझे। और मैं चाहती हूँ, मेरा मन भी बहुत बार करता है कि मैं नॉर्मली कहीं पे हूँ और मुझे अगर कोई बहुत अच्छा फेस दिख जाता है, जिसकी बहुत शार्प फीचर्स हैं या जिसकी आइज़ बहुत अच्छी है, तो मैं ऐसे देख रही होती हूँ, लेकिन अब उसको लगेगा मैं देख रही हूँ, पर मैं चाह रही होती हूँ कि मैं एक बार बोलूँ कि मैं एक फ़ोटो मेरे को चाहिए, मैं अपनी फ़ोन से ही लूँगी और फिर मैं बनाऊँगी। तो वो एक मन करता है, पर ऑब्वियसली कि लोग वियर्ड तरीके से सोचेंगे कि मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे करके देखती हूँ गौर करके, कि मेरा मन करता है कि इसमें कुछ अलग है। मैं को मन करता है कि मैं इसका बनाऊँ, हर को देख के नहीं करता, पर कभी कभी मैं शेड सोच रही होती हूँ देख के कि वाह, इसका अगर बनाऊँगी तो मुझे रियल में मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, और फिर मैं अफ्रीकन का सबसे पहले बनाना चाहती हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं बनाया है। मिडल ईस्टर्न का बहुत सारा बनाया है, क्योंकि मिडल ईस्टर्न की लड़कियाँ बोलते हैं सबसे सुंदर होती है। और जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो मुझे रियल फेस चाहिए होता है, मुझे ये नहीं चाहिए कि वो बिल्कुल मेकअप की हुई लड़की हो। मैं ढूंढती हूँ ऐसा रेफरेंस पिक्चर, एक तो बहुत ढूंढती हूँ रेफरेंस पिक्चर, अपने फ्री टाइम में मैं सिर्फ रेफरेंस पिक्चर ही ढूंढ रही होती हूँ कि मुझे ऐसी लड़की का पिक्चर मिल जाए, या ऐसी बिल्कुल गांव की, बिल्कुल अभी ऐसे रोटी बना के निकली हो और उसकी एक पिक्चर हो, एक ज़रा भी उसके अंदर मेकअप ना हो, वो रियल में मैं एक टेक्स्चर उसकी स्किन की ना बनाना चाहती हूँ। ऐसा रेफरेंस ही नहीं मिल पाता है। फिर उसके बाद अमेरिकन्स का बनाती हूँ, और क्या मैंने राजस्थान की एक लेडी का बनाया था, जो कि स्माइल करते हुए है, वो ओल्ड लेडी सी, तो उसका मैंने बनाया था, मुझे बहुत मज़ा आया था। वो मेरा शुरुआत ही मैंने किया था, तभी बनाया था वो मैंने। फिर उसके बाद मैं राजस्थानी कल्चर में एक मॉडर्न आर्ट मैंने शुरू किया, जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, और उसने ऐसे चूड़ा पहन रखा है। यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं होगा कि नथ क्या होता है, पर उन लोगों को इतना अट्रैक्टिव लगता है ना कि वो लोग लेते हैं। आपने एग्जीबिशंस का बात किया,
अमेरिका में एग्जीबिशंस पेंटिंग्स जो भी होती हैं, इसका प्रोसेस क्या है? आप खुद के पेंटिंग्स को कैसे कन्वर्ट करती हैं? एग्जीबिशंस का जो प्रोसेस है मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। ये एग्जीबिशन का जो प्रोसेस है, या मैं कभी अकेले पॉसिबल भी नहीं है। शायद कुछ लोग कर ले तो कर ले, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। मैंने कनेक्टिकट के अंदर बहुत जगह ढूंढा कि मुझे मिल जाए एक जगह कि मैं जहाँ एग्जीबिशन कर सकूँ, एक दिन का ही मिल जाए। इतना ही चाहती थी, इतना पता नहीं था कि इतना अच्छा जाएगा। जब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अगर आप उस लेवल पे हार्ड वर्क कर रहे हो और कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, आज करा कल नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मैं बहुत ढूंढ रही, बहुत दिन से ढूंढ रही थी। जो भी मिलता था सबसे एक ही बात करते थे कि यहाँ पे एग्जीबिशन कैसे कर सकते हैं हम लोग। न्यूयॉर्क जाना बहुत मुश्किल है अभी भी। न्यूयॉर्क के अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बट वहाँ पे भी चाहती हूँ एग्जीबिशन, बट वो थोड़ा सा अभी नहीं रेडी हम लोग हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे टाइम जगह से थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ पे लोकल हम लोग ढूंढे बहुत टाइम तक। एक मेरी जॉब पे एक लेडी थी, उसने हम लोगों को बताया कि मैंने उससे बस ऐसे ही दिखाया कि ऐसा मैं बनाती हूँ, यही मेरा मतलब, जैसे बनाती हूँ ना, तो मैं जनरली ही सबको मैं दिखाती हूँ कि मेरी वो फीलिंग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं जॉब पे भी, मैं जब भी कुछ नया ड्रॉ करती थी या जब भी कुछ नया मैं शुरुआत करती थी ना, तो मैं दिखाती थी कि कैसा लग रहा है। मैं एक रिव्यू लेना चाहती थी कि लोग किस चीज़ को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। तो मैं एक रिव्यू की वजह से मैं दिखाया मैंने। तो मेरी जॉब पे जो ली थी, उसे पता नहीं था कि मैं पेंटिंग करती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने मुझे बोला कि, उसी ने मुझे बोला कि यहाँ पे मैंने बात कर लिया तुम्हारे लिए, रायन करके, बड़ा अच्छा रायन। तो मेरे लिए क्या बताऊँ, मुझे पता नहीं वो कैसे मिल गया। तो उसने वहाँ पे बुक किया, ओनर था वो। तो वहाँ पे हम लोगों ने जुलाई का टाइम था, अगस्त का मुझे बुकिंग हो गया था मेरा 1 मंथ के लिए। तो मैंने 1 मंथ मेरा पेंटिंग वहाँ पे रहा। मैं जिस दिन जा रही थी पेंटिंग लेके, एक तो ये बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। एक तो आप आर्टिस्ट हो, मैं रात भर बैठ के मैंने सारी पेंटिंग अपनी कंप्लीट की, सब में फिनिशिंग डाला कि वो सेल के लिए जा पाए। एज ए आर्टिस्ट हम लोग कैसे एक बेसिक सा एक रफ बनाते हैं पहले, फिर उसमें थोड़ी फिनिशिंग करते हैं। सबसे इजी होता है एक रफ ड्रॉ कर लेना, वो लगेगा सबको भी फिनिश है, बट मेरे हिसाब से मेरे को उस पर थोड़ी जितनी मैं फिनिशिंग करती जाऊँगी, जितनी मैं डिटेलिंग करती जाऊँगी, तो वो मैंने करना शुरू किया। और उस टाइम पे मैं 5 डेज़ जॉब होती थी मेरी और 2 दिन की मेरी छुट्टी होती थी। मैं प्रेग्नेंट भी थी उस टाइम पे। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी लोग इतना ज़्यादा सोते हैं और मैं बिल्कुल अलग ही चल रही थी। मैं उसी टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे सब करना था। प्रेगनेंसी के ही टाइम पे मैंने पेंटिंग करनी शुरू की और ज़्यादा करनी शुरू की, और नया एग्जीबिशन कर रही थी। तो चाह रही थी कि फर्स्ट एग्जीबिशन है, इसमें और ज़्यादा एफर्ट्स करी थी, इतनी ज़्यादा मेहनत। पूरा मंथ, मुझे 1 महीने का टाइम था, उसमें डेली करके मैंने और भी कुछ नए कलेक्शन बनाए जो मेरे को था। उस टाइम पे मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, एक लेडी थी और उसके पास एक छोटा सा बच्चा ऐसे बैठा हुआ है, तो वो भी मैंने बनाया था। करती गई, बहुत ज़्यादा वो मेरे लिए टफ था। मैं रात भर सोती नहीं थी, बनाती थी, और दिन में जाके वहाँ पे मुझे ऐसे इतनी नींद आती थी मुझे, फिर आती थी घर, फिर वापस वही सेम मेरा रूटीन था। मैं भूल चुकी थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बिहेव भी नहीं करती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बात भी नहीं करती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसी कोई मैं कॉन्वर्सेशन कहीं पे भी नहीं करती थी। फिर मेरी पेंटिंग हैंग हुई और सारी लगाने का दिन आया, मेरा तो कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। एक लंबा प्रोसेस है। आप पहले एक पिक्चर लगाओगे, अपने बारे में डिटेल डालोगे, पेमेंट का प्रोसेस उसमें डालोगे, वेनमो है, जेल है, सारा, और हर पेंटिंग की भी एक डिटेल डालोगे कि क्या थॉट्स थे, तो वो सारा। और फिर वो पेंटिंग की सारी प्राइसेस मैंने रखी थी मन से। जब मैंने हैंग करने गई ना, तब मेरा मन किया वो मैं डालती चली गई।
फर्स्ट एग्जीबिशन था, बहुत ही ज़्यादा मैं नर्वस थी, बहुत ज़्यादा। मतलब सोचो कि तो मैं लॉस्ट हो गई थी। मुझे कुछ नहीं आता है, ना मैं बोलना आ रहा है मुझे, ना मैं बस बैठ गई हूँ। और सब कुछ मेरा जो हस्बैंड है विकी, वो कर रहा था। फ्रेमिंग करी है उसने, एग्जीबिशन के 2 दिन पहले से उसने फ्रेमिंग शुरू की। उसने पहले फ्रेम करना सीखा, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा पेंटिंग था कि हम लोग कहीं और से लेके सबको जाके फ्रेम कराना नहीं कर पॉसिबल था। तो उसने सारी फ्रेमिंग करी, सारी उसने मशीन लाया है, सबको कटिंग करा उसने। अब मेरे लिए इतना ज़्यादा, मेरी पेंटिंग एक तो एग्जीबिशन में पहली बार, मेरी पेंटिंग पहली बार फ्रेम हुई। मैंने बोला वाओ, अब तो ये लग रहा है कि अब इसमें दम आ गया। पेंटिंग ना बहुत ज़्यादा और सुंदर हो गया, और फ्रेम जो है उसको और बहुत अच्छा लुक भी दे रहा था। एक्सपेंसिव लुक देता है फ्रेम। तो फ्रेम पे उसने फिर क्या बोलते हैं उसको, वार्निश करा, पॉलिश करा। बिल्कुल उसने भी मेहनत किया। मेरा जितना मैं बस बनाती थी, सेल आगे का उसका काम होता था। उसने बोला कि पहले मैं सोचती थी बहुत ज़्यादा, फिर उसने बोला तुम टेंशन मत लो, तुम बस बनाओ, इसको आगे का मेरा काम है। तो मैंने बोला ओके। तो फिर लग गया सारा पेंटिंग सबका। फिर क्या पेंटिंग कहाँ कहाँ पे लगेगी। तो एक वहाँ पे एक वॉल था पूरा डार्क, तो उसके ऊपर हम लोगों ने 4 इंडियन लेडी मॉडर्न आर्ट में उधर हैंग करा। तो एंट्री करते ही वो दिखता था, इतना अट्रैक्टिव हो गया था वो वॉल। इतनी सारी पेंटिंग्स थी, बहुत सारी मॉडर्न आर्ट थी, पर वो जो इंडियन जो पेंटिंग थी 4-5, वो मेरी मतलब बहुत अट्रैक्टिव था, और वो मेरा सारा सेल हो गया। पूरा वॉल खाली हो गया एंड तक 1 महीने के अंदर ही। फर्स्ट एग्जीबिशन, इतना सारा सेल। मैंने एग्जीबिशन के लिए लोगों को, सबको इनवाइट भी किया, अपने फ्रेंड्स को। तो वो एक बहुत अच्छा, मेरे लिए एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मूवमेंट रहा है। आई थिंक कि वहाँ से आपका करियर बिल्कुल भी चेंज हो गया, बहुत मोटिवेट किए, और आपने उसके बाद बैक टू बैक एग्जीबिशंस किए, और आपके पेंटिंग्स थ्रू आउट अमेरिका बहुत बिका है। आपने बोला एक टर्म यूज़ किया, मॉडर्न आर्ट। हमने नोटिस किया था कि आपके बहुत सारे पेंटिंग्स में एक लेडी होती है जिसका एक ही आँख होता है, और ये कॉमन फैक्टर भी है। और एक और चीज़ नोटिस की थी कि आपने कभी भी किसी मेल पिक्चर को ड्रॉ नहीं किया। तो क्या ये चीज़ है, मॉडर्न आर्ट क्या है, और आपने वो एक आँख वाली का क्या रीज़न है, और फिर ये मेल वाला? मेल पिक्चर मैं कहीं पे भी देखे हो कि मेल किसी मेल पर्सन की पेंटिंग्स में मेल को लोग बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। सारे लोग किसी लेडी को बनाना चाहते हैं। ओके, तो मेरे को भी मेरा जो फ्रेंड था उसने मुझे बोला कि फीमेल का सारा पेंटिंग क्यों रखा है, किसी में मेल भी बनाओ। कुछ उसमें हो सकता है कि जो लड़के हैं जो उनको वो लोग खरीद के जाएंगे, मतलब लड़के कभी मेल वाली पेंटिंग्स क्यों लगाएंगे, और लड़कियां भी लड़कियों की ही पेंटिंग्स लगा रही हैं। सबको मॉडर्न आर्ट पसंद है, सबको लड़कियों की पेंटिंग्स पसंद है। इसलिए जब मैंने पेंटिंग बनाई तो राजस्थानी लेडी बनाई, मिडल ईस्टर्न लड़कियां बनाई, हिजाब वाली लड़कियां बनाई। तो उसका एक मेरे पास एक पूरा का पूरा कलेक्शन है हिजाब गर्ल्स का। फिर सारी वॉयल पेंटिंग में थी। सबका बैकग्राउंड मैं हमेशा चेंज करती थी। कभी मैंने सोचा कि बैकग्राउंड में सारे ऐसे पैरेट्स बना दूँ, फिर मैं उसको रब करती, तो बहुत मैं बैकग्राउंड में बहुत चेंजेस करती थी। खुद से ही माइंड में सोचती थी कि अच्छा ये वाला रहना चाहिए। फिर मैंने स्केचेस बनाना शुरू किया। पेंटिंग तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत चला। मेरे को बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए भी बोलते हैं कि मुझे स्केच बनाना है, मुझे पोर्ट्रेट बनाना है अपने किसी ग्रैंड डॉटर का, अपनी ग्रैंडसन का। तो मैंने और मैं कोशिश भी करती हूँ, मैं बनाया है मैंने, इसलिए मुझे पता है कि ये अच्छा ऑप्शन है। बट कमीशन वर्क थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो मैं कमीशन वर्क अभी मैं नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं करूँगी, जब मेरे पास बहुत सारा टाइम होगा मैं कमीशन वर्क करूँगी, क्योंकि मैं अभी मेरा फुल टाइम आर्टिस्ट वाला काम मैं नहीं कर रही हूँ। फुल टाइम आर्टिस्ट मैं अभी हूँ भी नहीं,
जब आप फुल टाइम आर्टिस्ट होते हो तो फिर वो कुछ बात अलग हो जाती है। तो मैं सबसे पहले मैंने स्केच बनाना शुरू किया था, अपने बाबा का बनाया है मैंने। फिर मैंने और भी सेलिब्रिटीज़ का बनाया है। जो भी सेलिब्रिटी मुझे बहुत ज़्यादा, कोई भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसका स्केच बनाती थी पहले, जब मैं टीनेज थी, जब मैं अर्ली 20s में थी, जब मैं टीनेज थी, 18-19 की थी, तब मैं बताती हूँ कि टीनेज गर्ल्स ऑब्वियसली यही ही करती हैं। तो अब वो चीज़ नहीं करती हूँ क्योंकि अब थोड़ी सी मैच्योर हूँ, तो ऑब्वियसली अब वो सब करना भी नहीं, मूड भी नहीं करेगा कि मेरे को ऐसा लगेगा नहीं कि मैं अपना इतना सारा टाइम इसको किसी सेलिब्रिटी की स्केच में लगाऊं। बट मैं प्रैक्टिस जब मैं कर रही थी तो मैं स्केचेस से ही करती थी। मैं किसी को भी देखती थी, मैं बस सोचती थी कि इसका स्केच मैं बना सकती हूँ कि नहीं। तो मैंने सबसे पहले करण जौहर का बनाया, सलमान खान का बनाया, रणवीर सिंह का बनाया, जो बहुत सुंदर बना था रणवीर सिंह का, जो रामलीला मूवी के अंदर में उसका एक ऐसे बाल ऐसे बड़े से हैं, बियर्ड थी उसकी, तो वो बहुत अच्छा बना था। फिर मैंने बनाया था ऐश्वर्या राय का, मैंने 2 स्केच बनाया है, और श्रीदेवी बनाया है। वो कौन सी हीरोइन है जो जोधा अकबर ओल्ड वाले में, मुगले आजम के अंदर में कौन है? मुगले आजम, नए वाले में, पुराने में मुगले आजम में एक बहुत सबसे सुंदर मधुबाला, उनका मैंने बनाया था स्केच। बहुत अच्छा बना था। आईज अच्छा, मैं ऐसा किसी भी सबका बनाती तो मैं बस आईज बनाती थी, क्योंकि मैं आईज पे बिल्कुल शुरू करती थी, डिटेलिंग में एक एक पलकें ऐसे बनाती थी। तो वो सबका पहले मैं आईज बनाती थी, और मैं आईज से सबको पूछती थी, मदर से, मेरे फादर उनको पूछती थी कि आप गेस कर लिए तो फिर कि ये किसका है, और मैं अगर वहाँ से मुझे सही रिव्यू लग गया कि मैं सही जा रही हूँ तो फिर मैं पूरा आगे का फेस बनाती थी। तो वो सब करना शुरू किया। अपने बाबा का बनाया, उनका फीचर्स बहुत शार्प है मेरे बाबा का। अभी तो बाबा नहीं है, बट उस टाइम पे उनका 96 ऐसे उनकी एज थी, और उनका मैंने स्केच बनाया था। मैंने न्यू बहुत एक्सपेंसिव सी पेंसिल ली थी इंडिया के अंदर ही, और मैंने बोला कि अब इस पेंसिल से देखती हूँ, मेरा तो टैलेंट है, पर इस पेंसिल से मैं सबसे पहले मैं किसकी स्केच बनाऊँ। तो मैंने उनकी ही स्केच बनाई थी उस पेंसिल से। फिर मैं यूएस आ गई थी, तो बहुत सुंदर स्केच बना था। उनकी आईज़ में बहुत अलग ग्लो था, तो मैंने उनका आईज़ पिक्चर मैंने खुद से ली थी उनकी। तो बहुत प्यारा उनका स्केच बना था। नोज़, उनकी नाक बहुत शार्प और तीखी थी। मुझे बहुत मज़ा आया था उनका स्केच। उनके नोज़ पे मैंने बहुत अच्छा शेड्स डाल के मैंने बहुत अच्छा बनाया था। वहीं से प्रैक्टिस होती चली गई। पेंसिल पकड़ोगे और जब शेडिंग करोगे तो ही ब्रश पे फिर आ पाएंगे। तो फिर वो एक जर्नी थी जो शेडिंग पे वो शुरू हुई थी, और शेडिंग पे मैंने उधर ही छोड़ दी। फिर मैं यूएस के अंदर आई, मैंने कभी शेडिंग नहीं करी है। यूएस के अंदर मैं आई हूँ, मैंने सीधा ढेर सारा टेक्निक्स पता लगाया, ढेर सारा रिसर्च करा। 2 साल मैंने रिसर्च करी है, बिल्कुल डेप्थ में जाके एक एक चीज़ मैंने, अभी भी मैं रिसर्च कर रही हूँ, और शायद करती रहूँगी 30-40 साल तक। ढेर सारा रिसर्च करा, पेंटिंग पे एक एक डिटेल पता लगाया। एक स्केच बुक थी मेरे पास जिसमें सिर्फ हाथ, उंगलियां ये बनाती थी। एक स्केच बुक थी जिसमें सिर्फ आईज यही बनाया है। नोज़ पे ज़्यादा नहीं करा मैंने, मुझे मज़ा नहीं आया। बालों पे मैंने किया है कि बालों के क्या टेक्सचर्स है वो करती गई। तो ऐसे करके एक प्रैक्टिस होती गई। फिर अब तो प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि इतना बनाया एक पेंटिंग में मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है कि मैं 1 महीने से एक बना रही हूँ। मैं 1 महीने के अंदर 4, 5, 6 ऐसे बना लेती हूँ। और मैं स्पीड बढ़ाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे चाहिए कि हर घर के अंदर, यूएस के अंदर तो पता नहीं, कनेटिकट के अंदर हर घर में मेरी पेंटिंग हो। अभी मेरी पेंटिंग हवाई जा चुकी है, न्यूयॉर्क भी जा चुकी है। तो अब थोड़ा सा चाहिए कि यहाँ पे सब लोगों को पता हो और लोग वेट करें कि अच्छा इसका नेक्स्ट कलेक्शन कब आएगा। तो अभी मेरे को नेक्स्ट मिला है मार्च के अंदर
नेक्स्ट एग्जीबिशन हो रहा है। और मैंने जब एग्जीबिशन किया तो मुझे लगा कि फर्स्ट किया अब हो गया मेरा, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं था कि मैं 3, 4, 5, 6 करती जाऊँगी। फिर लाइब्रेरी के अंदर करा है मैंने, कनेक्टिकट में ही शेल्टन लाइब्रेरी में। बहुत टाइम तक अपनी हैंग की मैंने अपनी पेंटिंग्स। मुझे एक मेरी पेंटिंग थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया था मैंने, बहुत दिल से मैंने अगर कुछ बनाया होगा तो वो मैं बना रही थी। एक न्यूड लेडी की पेंटिंग मैं बनाई थी, बहुत प्यारा बना। बहुत सारा टाइम मैंने उसको दिया बनाने में और मज़ा आया। जिस तरीके का फेस का जो मैं टोन कलर मिक्सिंग करके बना दी, तो मुझे और ज़्यादा इसमें दिखा कि मैं इसमें और भी चीज़ें कर सकती हूँ। गर्दन के बाद से मुझे कपड़े नहीं डालने हैं कि मुझे अब शेडिंग्स कलर में आ जा रहा है, तो स्किन टोन ही बनाती चली गई। बड़ा अच्छा वो बना, पर मुझे कहीं पे लगाने का वो नहीं मिला, क्योंकि मैंने जहाँ भी लगाया सबने बोला कि नहीं, इस तरीके की पेंटिंग्स का एक अलग जगह पे आपको लगाने को हम लोग देंगे। तो फिर मैंने बनाया ही नहीं, ऐसी न्यूड पेंटिंग कुछ बनाया ही नहीं मैंने। मेरी ना स्टूडियो में ही वो पेंटिंग है और आज तक वहाँ से निकली ही नहीं है। और उसमें मैंने इतना अच्छा वार्निश कराया, उसकी कैनवस इतनी अच्छी मैंने रेडी करके उसको शुरुआत की थी और मुझे बड़ा मज़ा आता था उसको देखने में। मैंने और जब वो बनाया तो मैंने सोचा कि और अब बड़े साइज़ में बनाऊंगी इसी तरीके की पेंटिंग। और जैसे ही मैंने देखा कि ये लोग अलाउ ही नहीं कर रहे हैं मुझे कहीं पे डालने के लिए, कहीं पे हैंग करने के लिए मुझे मिल नहीं रहा कि मैं डालूँ, तो फिर मैंने वो प्लान अपना ड्रॉप कर दिया। और शेल्टन लाइब्रेरी में जो मैंने डाला, तो शेल्टन लाइब्रेरी एक सब लोग मेरे को जान गए थे कि ओके, प्राची की पेंटिंग आती है, लगती है। बहुत दिन तक लगी, मैं घुसती थी, सब मेरे को पहचान भी गए थे। मेरे को किसी ने नहीं देखा था, पेंटिंग और नाम मैं अगर बोलती थी प्राची तो न समझ आ जाता था। बहुत टाइम तक रही भी, 4-5 महीने तक। और 4-5 महीने तक इसीलिए रही क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जाके वहाँ से लेके आऊँ। और बहुत बार हम लोग लेके आते थे, 2-3 छूट भी जाती थी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब सारी फ्रेम्स होती थी, इतनी हैवी हो जाती थी पेंटिंग्स कि आप गाड़ी में डालने में भी वो पूरा एक दिन हमारा चला जाता था। फिर उसके बाद हैंग करने में, सबकी प्राइसिंग करने में बहुत टाइम लगता था। तो जब भी मुझे एक एग्जीबिशन करना तो वो जो मेरा मंथ होता है बहुत बिजी होता है मेरा। वो जो मंथ होता है उसमें बहुत सबसे ज़्यादा मेहनत, क्योंकि जब मैं पेंटिंग भी कर रही होती हूँ, सबको मुझे ड्राई होने का भी टाइम चाहिए ना। जब मैं ऑयल पेंटिंग करती हूँ ना, तो मुझे एक 15 डेज लगेंगे अगर मैं जल्दी करूँ। 1 मंथ लग जाते हैं मुझे ऑयल पेंटिंग में। बहुत एक्सपेंसिव है कलर्स ऑयल की, और बहुत ज़्यादा डिटेल में करना चाहती हूँ तो बहुत टाइम लगता है। बहुत कलर की, बहुत ऑयल पेंटिंग की स्मेल बहुत ज़्यादा है, बट वो ब्लेंड इजीली होता है, इसलिए मैं ज़्यादा लाइक करती हूँ ऑयल को। और ऑयल को फिर वो ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। फिर वो नेक्स्ट कोट में डालूँगी, फिर वो ड्राई होने में इतना सारा टाइम लेता है। और इसीलिए मैं ऑयल अभी थोड़ा सा कम बना रही हूँ और मैं एक्रेलिक पे हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम, और ये एक्रेलिक इतनी जल्दी ड्राई होता है और ज़्यादा अच्छा। अब लोगों को क्या है, पहले के टाइम पे लोग ऑयल पेंटिंग पसंद करते थे, अभी की जो ऑडियंस है वो ऑयल पेंटिंग लाइक करती है ज़्यादा, नहीं एक्रेलिक पसंद करता है उनको, और उनको टेक्सचर चाहिए। अब इनको सबको टेक्सचर चाहिए। पहले के टाइम पे लोग टेक्सचर नहीं देखते थे, पहले ऑयल पेंटिंग उनको चाहिए था, उनको एक पोर्ट्रेट पेंटिंग लोग अपने घर पे हैंग करते थे। अब हर टाइम एक नया ऐसा चलता है कि इसका फैशन चला हुआ है। अभी मॉडर्न आर्ट का बहुत ज़्यादा है, तो और उसमें भी टेक्सचर हो और बहुत अच्छी फ्रेम हो तो ऑब्वियसली। लेकिन जो यहाँ का जो मार्केट है, मार्शल्स हो गया, उसमें देखे होगे कि सब में प्रिंट रहती है,
टेक्सचर रहेगी, बट वो भी आर्टिफिशियल होती है सब कुछ। तो लोग ओरिजिनल की वजह से, ओरिजिनल आर्ट, ओरिजिनल जो हमारा बिल्कुल जहाँ पर जो तुमको प्रिंटेस्ट पे कहीं नहीं मिले, ऐसी पेंटिंग लोग चाहते हैं। तो वो मैं इसलिए वो मैं बनाती हूँ। आपने प्रेगनेंसी का बात किया था और हमने जब पूछा आपके बारे में तो हमें पता चला कि आप प्रेग्नेंट जब थी तो बहुत जगह ट्रैवल करके लाइव पेंटिंग्स बनाती थी। उसका क्या स्टोरी है? हाँ, मैं लाइव पेंटिंग्स बनाती थी और मेरे पास अभी उस टाइम पे मैं ट्रैवल करती थी, मेरा बहुत अच्छा फील होता था, इसीलिए मैं लाइव पेंटिंग करती थी। अभी भी करना चाहती हूँ, लेकिन अब लाइव पेंटिंग के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, तो मैं एक वो सब चीज़ें कैरी करो साथ में, फिर लाइव पेंटिंग करो। तो लैंडस्केप करती थी, मज़ा आता था। अभी भी मैंने बोला है कि मेरे सामने बैठ जाओ, मैं लाइव पेंटिंग करूँगी। तो मैंने अपने फ्री टाइम में बेडरूम से मैं जो भी मेरा जो बहुत अच्छा व्यू आता है, तो मैं वहाँ से अपना स्ट्रीट बनाया है। मैंने नेबर्स के घर बना दिए हैं और यहाँ पे हर टाइम पे वेदर जो है वो चेंज होता है, तो पूरा व्यू भी हमारा चेंज हो जाता है। तो फॉल के टाइम में अलग व्यू है, स्नो के टाइम पे अलग व्यू है, सब कुछ बदल जाता है, समर में अलग आ जाता है। तो वो मैं करती थी, ऑब्ज़र्व करती थी, और वो मैं चाहती थी कि मैं अपनी ड्राइंग फाइल के अंदर में डाल दूँ। तो हाँ, मैं ये बनाती थी लाइव पेंटिंग। अपनी बेडरूम से मैं अपनी क्लोजेट की मैंने लाइव पेंटिंग बनाई है। मेरा बस चल तो मैं वॉशरूम के अंदर भी बना दूँ। तो ये है, लाइव पेंटिंग में मज़ा आता है। जो अगर कोई आर्टिस्ट है और जो लाइव पेंटिंग कर रहा है, तो उसकी आपकी ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए। तो यस, और अगर मैं किसी की स्केच बनाना चाहूँगी और वो मुझे बोलेगा कि मैं अपनी फ़ोटो भेज रही हूँ और मैं मेरा स्केच बनाना, और यहाँ पे लोगों की क्या प्रॉब्लम है कि लोग अपनी इतनी अच्छी मेकअप वाली फ़ोटो प्लस इतना सारी एडिटिंग डाल के फ़ोटो भेजेंगे कि मेरी ये वाली फ़ोटो की स्केच बना दो। अरे यार, बट कैसे बन सकता है ऐसी पेंटिंग की स्केच? जब तुम ऐसी फोटो की स्केच कैसे बने? मेरे को डिटेलिंग ही नज़र नहीं आ रही। मेरी तुम्हारी फेस की मुझे ना कोई शार्पनेस दिख रही है। तुमने अपनी फेस को इतने बदल के, तुमने इतने सारे एडिटिंग, इतने सारे फिल्टर डाल के फेस को पूरा बदल दिया है, और मुझे बोलते हो कि मैं तुम्हारी स्केच बनाऊं, और फिर जब स्केच बनेगी तो बोलोगे अरे ये तो मैं दिख ही नहीं रही हूँ। कैसे दिखोगे? तुम्हारी तो फ़ोटो में तुम लोगों ने इतना। तो मैं प्रेफर करती हूँ, मैं इसलिए कमीशन वर्क कभी भी नहीं लेती हूँ कि लोग मेरे अकॉर्डिंग में मेरे को फ़ोटो सेंड ही नहीं करते। मैं बोलती हूँ मुझे थोड़ी सी और अच्छी क्वालिटी में सेंड करो, जिसमें मैं टेक्सचर डालूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा और अच्छे से तुम्हारे बालों की डिटेलिंग करूँ। आप फ़ोटो को बदल दोगे फ़िल्टर से तो कोई कैसे आपकी पिक्चर बना पाएगा? और इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि लेट मी क्लिक योर फोटो, then I will decide which kind of posture and which kind of background I need, and then I will make a sketch. So yes, तो इसलिए मैं फ़ोटो को, मैं 1000 फ़ोटो देखूंगी, उसमें मुझे कभी 1-2 फ़ोटो मुझे ऐसा लगे कि ये परफेक्ट है, इतनी अट्रैक्टिव ऐसी पोर्ट्रेट या ऐसी स्केच लगेगी नहीं अगर आप मेरे को फ़ोटो भेजोगे। फ़ोटो में फ़िल्टर पे फ़िल्टर डाल रखोगे, इतना सारा मेकअप कर लोगे, और फिर उसका एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी पोर्ट्रेट बिल्कुल ऐसे रानियों के जैसे आए, तो पॉसिबल ही नहीं है। और मैं स्केच और इस तरीके का कमीशन वर्क बहुत मेरे को मज़ा आता है करने में, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दिस, यही लोगों के साथ में एक इशू है। और मैं लड़कियों के लिए बोलती हूँ, इसलिए जब मैं सेलिब्रिटीज़ की बनाती हूँ इसलिए, और लड़कों की मैं इसलिए ज़्यादा इजीली मैं स्केच बनाती हूँ। अपने दादाजी की बनाई थी, मेरे दादाजी ने कोई मेकअप नहीं करा था, मेरे दादाजी की फ़ोटो में कोई फ़िल्टर नहीं था। और फिर मैंने अपने हस्बैंड की बनाई थी, तो उसकी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़ा आया था। जब मैंने अपनी शादी की फ़ोटो बनाई थी तो मुझे लगा कि ये वर्थ है, ये टैलेंट जो है मेरा कामयाब वाला टैलेंट है, ये मैं अब कुछ भी बना सकती हूँ, मैं शादी की फ़ोटो बना सकती हूँ। तो और मैं सबको एक ऑफ़र भी करती हूँ कि मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारी स्केच बनाऊँगी
और या फिर मैं तुम्हारी फ़ोटो खुद से क्लिक करूँगी और फिर मैं बनाऊँगी। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कमीशन के लिए, बट फिर वो प्लान वहीं पे ड्रॉप हो जाता है। जब वो लोग मेरे को फ़ोटो भेजते हैं मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ फ़ोटो देख के, मैं समझा ही नहीं पाती हूँ कि व्हाट आई वांट। तो मैं उसके बाद मैंने कमीशन करना ऐसा छोड़ दिया। आई थिंक आर्टिस्ट का जो फीलिंग और माइंडसेट है बस आर्टिस्ट ही समझ पाता है। और कोई भी आर्टिस्ट हो या पेंटर हो, उसके लाइफ का एक ड्रीम पेंटिंग होता है जो बना चुका होता है या बनाना चाहता है। आपके लाइफ में वो क्या है? मैं एक्चुअल में एक तो मेरा, हाँ, मैं अपना खुद का बनाऊंगी। मेरी पेंटिंग में आपको हर जगह मेरा फेस नज़र आएगा। मैं आईज़ पे किसी की भी बहुत ज़्यादा काम करती हूँ जब मैं पेंटिंग करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपना एक दिन बनाऊंगी और वो अपना ही बनाऊंगी सबसे पहले तो। फिर उसके बाद अगर मुझे किसी का बनाना है नेक्स्ट, तो मैं यही है कि मेरे को लाइव पेंटिंग करनी है तो मेरे सामने बैठ के आप बिल्कुल थोड़ा बहुत मूव करो, लेकिन मैं फिर वो बनाऊंगी। मेरे घर पे एक बच्ची आई थी मेरे नेबर से, वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा मुझे लाइक करती है। मैं भी उसको वो बहुत क्यूट सी है, तो आती है तो मेरे साथ में मैंने उसको 2-4 चीज़ें सिखाई भी, मेरे पास आई तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो उसकी मैंने स्केच बनाई। उसके मैंने 5 मिनट मैंने उससे बोला कि ऐसे ही रहना। मैंने उसकी स्केच बनाई और बहुत उसको अच्छा लगा, वो लेके भी चली गई। तो मुझे वो करने में मज़ा आता है। पेंटिंग पर्सनली आपके लिए क्या है? आपको किस तरह का फीलिंग प्रोवाइड करता है? जैसे सबके लिए जिम है, सबके लिए वर्कआउट है, वैसे ही मेरे लिए एक पेंटिंग आता है। और पेंटिंग जब करती हूँ मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ तो मैं करती हूँ। और जब मैं बहुत लंबे टाइम तक जब मैं कुछ भी नहीं ड्रॉ करती हूँ, पेंटिंग नहीं करती हूँ, 1 महीना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर मैं स्टूडियो में नहीं गई हूँ। तो इसलिए वो अच्छा फील करवाता है मुझे। अच्छा, और अगर मैं नेगेटिव हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, एग्जॉस्ट हूँ, तो मैं अगर स्टूडियो में चली जाती हूँ और मैं वहाँ पे अपना मेरी जो एनर्जी है, जो मेरी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती है, कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ मैं जब, तो मैं अपनी अगर मैं बहुत हर्ट हूँ तो मैं अपनी वो जो इमोशंस है वो मैं पेंटिंग में डालती हूँ। वो ऑटोमेटिकली आता है कहीं से, जो कि बहुत सुंदर आता है, जो हमेशा नहीं बन पाता है। कुछ पीस होता है जो हमेशा नहीं हो सकता है, उस तरीके का बन नहीं सकता है। तो वो पेंटिंग के अंदर जब मैं डालती हूँ ना, तो वो पेंटिंग्स अलग होती हैं। और जनरली जब मैं जो कुछ फर्स्ट जो पेंटिंग में आती है फर्स्ट, और उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे सेम बना के दो, सेम हो नहीं पाता है मेरे से। तो फिर मैं थोड़ा सा और उसके अंदर इन्हेंस करके थोड़ी और अपनी टेक्सचर को डाल के सेकंड थर्ड टाइम भी बनाती हूँ। बहुत सेल होता है, लेकिन जो फर्स्ट वाली जो बात होती है वो सेकंड में नहीं आ सकती। और सारी पेंटिंग एक दूसरे से अलग होगी, ब्रश स्ट्रोक सब में डिफरेंट होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन हर बार सेम कलर नहीं करती हूँ मैं। तो इसलिए मैंने बहुत सारी लास्ट ईयर फरवरी के अंदर में जो मेरी एग्जीबिशन किया, उसमें पता नहीं क्या हुआ, मैं चाहती थी कि मैंने हैंग कर दिया। अब मैं पूरे 1 महीने पहले मैंने बहुत सारी मेहनत करी, तो इस महीने मैं रेस्ट करूँगी, मैं स्टूडियो में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करने की वजह से। तो मैं उस फरवरी में लास्ट ईयर आया, मेरे पास सारे ऑर्डर्स ऐसे ही आए जिसमें मुझे जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उनको वही चाहिए, जो सेल हो चुका है। जो सेल हुआ, अब 2 जने आए हैं, उनको एक ही चीज़ पसंद आई, अब दूसरे को भी वही चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता था, फिर मैंने बोलता था वाह, ये तो मेरे लिए एक नया चैलेंज है। फिर से मैं वही बनाती थी, जबकि मुझे नया स्टार्ट करने में अच्छा लगता है। मैं सेम चीज़ों को रिपीट पे बनाना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो फिर से बनाती थी मैं उसको। फिर ये हो जाता था कि एक पेंटिंग थी जिस पे ये नहीं लगा हुआ था, प्राइस टैग नहीं लगा हुआ था।
तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था, तो मैंने फर्स्ट पेंटिंग थी वो, जो मैंने यूएस में आने के बाद पहली पेंटिंग बनाई थी। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो मैंने मन से ड्रॉ किया, मन से उसमें कलर्स डाले थे। पीछे की साइड की तरफ से बैठी हुई थी वो लेडी, तो वो पेंटिंग थी। और उसकी ब्रश स्ट्रोक बहुत अच्छी थी, ब्लू में बैकग्राउंड था, कलर में येलो और ऑरेंज और स्काई ब्लू का शेड था उसके अंदर में, और बहुत अच्छा टेक्सचर मैंने उसमें डाला था सेकंड वाले में। जब मैं बनाई फर्स्ट बार, वो हैंग किया। मेरे हस्बैंड ने अपनी ऑफिस के बैक में लगाई थी। अच्छा, और सबसे उसने लगाई थी, उसको बहुत पसंद आई जब मैंने बनाई, और उसने इतनी तारीफ़ की, मुझे लगा मुझे ऐसे ही तारीफ़ कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है। बहुत लोग करते हैं, खुश करने के लिए करा, वैसे ही करा होगा, पर उसे बहुत अच्छी लगी। मुझे बार बोला, मुझे इसमें पता नहीं कुछ और ही दिखता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लेडी है जो प्रेयर कर रही है, कहीं मुझे लगता है कि एक बेबी को लेके बैठी हुई है, कभी लग रहा है मुझे कि ऐसे नमाज़ पढ़ रहा है, कोई प्रेयर कर रहा है, कभी समझ नहीं आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा है ये। तो उसने लगाई, और मैं उसे बोल रही हूँ, अरे यार ये क्यों लगा रहे हो, मुझे अच्छा अपना जो मैं बनाती हूँ उसमें मुझे उतना मुझे पसंद नहीं आया। मतलब यार ये तो बस ऐसे ही फर्स्ट मैंने जस्ट एक रफली बनाया, फिर मैंने बैकग्राउंड डाल के उसने हैंग भी कर दिया। बड़ा अच्छा उसमें कैनवस, जो मैं फर्स्ट में यहाँ पे 2 कैनवस मैं ख़रीद के लाई थी, और लंबे में था। इंडिया के अंदर में मुझे उस लेवल का कैनवस नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे मैंने एक्साइटमेंट में बड़ा अच्छा लंबे वाला कैनवस ख़रीद लिया। बनाया, बहुत प्यारा बना था। तो वो ही रखा रह गया जो मैंने 2021 में बनाया था, 2022 में बनाया था, शुरू में ही बिल्कुल जून के अंदर में। फिर उसके बाद शुरू मैंने यहीं से किया था। फिर उसके बाद मैं 2-3 साल के बाद 2024 के अंदर मेरा एग्जीबिशन लगा है फर्स्ट, और उसमें मेरी वो पेंटिंग भी लगी थी। और उसने बोला कि नहीं ये तो मेरी पेंटिंग है, ये तो मेरी ऑफिस में लगती है, तो मैं इससे प्राइस नहीं लगाऊंगा, ये सेल हो जाएगी तो फिर मेरी पेंटिंग तो है ना, ये तो मैंने ऐसे ही टांग रहा हूँ। तो उसने लगाई, क्योंकि वो प्राइसिंग उसने सब में करी, उसमें नहीं करी। मैंने बोला कि इसे लगा ही क्यों रहे हो, इसे मत लगाओ, ये वैसी उस लेवल पे मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि मेरे पास ऐसे मजाक में बनाया था, 1 घंटे के अंदर बनाया होगा मैंने। तो फिर वो 2024 मैंने एग्जीबिशन में लगाया, किसी ने नोटिस नहीं करा है वो पेंटिंग, सब ने वो इंडियन आर्ट जो था वो ख़रीदा उस एग्जीबिशन के अंदर। नेक्स्ट में जब मैंने फरवरी के अंदर करा है, उसके ठीक 6 मंथ्स के बाद, तो फिर सबको बहुत अच्छा लगा है। सेकंड वाले में एक अलग ही हो गया कि बहुत सबको अच्छा लगा, और सब ने मुझे कॉल करके, लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि मुझे ये चाहिए। तो सबसे पहले मुझे मैसेज आया, तो मैंने विकी को बताया कि एक बंदा है जिसको ये चाहिए। उसने बोला ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। हम लोग बिलीव नहीं करते, कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज करता ना, हम लोग बिलीव नहीं करते, कोई इंस्टाग्राम पे क्यों कर रहा है, कितना टाइम है। उसने मुझे एक लंबा सा टेक्स्ट किया था, लंबा सा मैसेज था उसका, मतलब ये बहुत फ्री है, ऐसे ही है, बस इसको मन नहीं लग रहा था, उसने ऐसे ही। फिर उसने बोला कि इसकी प्राइस क्यों नहीं है, फिर ये ऐसा वैसा। मैंने बोला अच्छा, ये मतलब ऐसे ही शाम का टाइम है तो ऐसे ही बातें कर रहा है। फिर हम लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया, और फिर उसके बाद उसने सच में उसको वो चाहिए था, तो फिर मैं रेडी हुई। मैंने बोला कि ठीक है, ये तो हम लोग सेल नहीं करेंगे, तो मैंने इसको बोला विकी को सेल कर दो। अब मैं कहाँ से मैं इस सेम फिर मैं कहाँ से अभी नेक्स्ट दूसरा ऐसा सेम बनाऊँगी। तो मैंने बोला कि अब मैं उस टाइम पे बन गया। तो फिर उसने बोला कि नहीं इससे नहीं सेल करेंगे। तो मैंने बोला ओके। तो फिर अब नेक्स्ट फिर उसने बोला कि इसको टाइम लगेगा, 15 डेज़ वेट करो। तो रेडी हो गया। मैंने बोला यार ये तो बड़ा अच्छा है, वरना रेडी हो गया ये वेट करने के लिए 15 डेज़, तो ऐसा ट्रस्ट भी कर लिया, हमें एडवांस पेमेंट भी कर दिया इसने। तो फिर मैंने उसका बनाना शुरू किया। मैं उसके लिए फिर से गई स्टोर्स पे, वैसा सेम कैनवस ढूंढा मैंने, सेम साइज़ का, सेम फ्रेमिंग करी, सेम। उसने बोला, हमने बोला कि थोड़ा बड़ा भी साइज़ कर सकते हैं। उसने बोला
नहीं नहीं मुझे सेम चाहिए, उसकी ज़िद थी। तो कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छा बना उसके बाद, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना वो पेंटिंग कुछ लोग देखते हैं और उनके माइंड में वो पहली नज़र में जो अच्छा लग गया और फिर वो लोग सच में उसको लेते हैं। बहुत सारे लोग देख के जाएंगे और 1 वीक 2 वीक के बाद टेक्स्ट करेंगे कि मैंने वहाँ एक ऐसी आपकी पेंटिंग देखी थी और मुझे चाहिए। तो मैं पहले बिलीव नहीं करती थी क्योंकि इस तरीके के लोग हमारे इंडिया के अंदर नहीं होते हैं। तो इतने ज़्यादा लोगों को टाइम नहीं है सोचने का, लोगों के पास फुर्सत नहीं है फ़ोन से निकल के पेंटिंग देखने की। तो इसलिए हम लोग भी बिलीव नहीं करते कि ऐसा भी होता है, लेकिन यहाँ पे हैं ऐसे लोग जो कि खरीदते हैं। वेल, आपका एक जर्नी रहा है फ्रॉम झारखंड, बिहार टू अमेरिका, और आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है इस फील्ड में। आपको सक्सेस भी मिला है, नेम भी मिला है, फेम मिला है, अपने पैसे भी कमाए इस चीज़ से। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो इंडिया में हैं और इस चीज़ को परस्यू करने के थोड़ा हेजिडेंट होते हैं? तो मेरा यही मैसेज है कि सारे इंडियंस टीनेजर के लिए आप लोग थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा फ़ोन्स की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलो घर से, थोड़ा सा देखो कि अभी चल क्या रहा है। अगर आपको क्रिकेट पसंद है क्रिकेट खेलो, क्योंकि अभी जो जनरेशन आई है, अभी जो न्यू जनरेशन आई है, इन लोगों के पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इनको सब पता है, क्योंकि इनको सारी चीज़ें पता है, हर चीज़ के बारे में पता है। इनको ढूंढने की, इतनी रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लोग बच्चे बहुत एडवांस हैं अभी, इनको फ़ोन में ही सब कुछ पता चल जा रहा है, इन्हें ज़रूरत ही नहीं होती है सर उठा के देखने की। तो थोड़ा सा फ़ोन से निकल लो और थोड़ा सा, अब ये लोग क्या है, बुक्स भी नहीं पढ़ते ये लोग फ़ोन से ही पढ़ाई कर लेते हैं, इतनी एडवांस है ये लोग। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आपको आर्टिस्ट बनना है थोड़ा सा फ़ोन से निकलो, थोड़ा सा पेन्स पकड़ो अगर आर्टिस्ट बनना है तो। अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है क्रिकेट में लगो, वॉलीबॉल पसंद है वो करो, गाना पसंद है गाना गाओ, थोड़ी वीडियोज़। और मैं सबको भी बोलती हूँ कि सब लोग सब में एक टैलेंट है, सब लोग वीडियोज़ बनाओ अपनी, सब लोग अपने आप में अच्छा। बहुत लोगों को शायरी पसंद है, आप शायरी लिखो, पोएम पसंद है पोएम लिखो, बुक लिखते हो जैसे वैसे बुक ही लिख लो। ज़रूरी नहीं है कि सब में एक बहुत बड़े राइटर बन जाओ, लेकिन ये सब भी अपनी हॉबी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। प्रोफेशन सबका है पर हॉबी को कभी मत छोड़ो। जिम करते हैं, लेकिन अब सब जिम करते हैं, लेकिन जिम के अलावा अब टीवी देखते हैं लोग, मूवीज़ देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं। तो सीरीज़, हर एक चीज़ बैलेंस में करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बैलेंस में ही सीरीज़ देखो, 3 दिन से फ़ोन में ही है सीरीज़ देख रहे हैं तो नहीं, ये चीज़ नहीं। आप कुकिंग करते हो, आप कुकिंग वीडियोस बनाओ। तो जैसे अक्षय जो ये चीज़ कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। लोग जो हैं अभी सो रहे हैं, वो लोग, आप अपनी नींद को उठाओ, आंखें खोलो, सोने का भी टाइम नहीं है। पूरी लाइफ सोने के लिए है। और ट्रैकिंग पे जाओ, सबसे बेस्ट है। ट्रैकिंग पे जाओ, ऐसे लोग ना ट्रैकिंग पे भी जाते हैं, सिर्फ फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बस ट्रैकिंग पे गए। थोड़ा सा अपने आप को खोजो, थोड़ा अंदर से इंटरनल पीस के लिए भी कुछ करो। जब आप फ़ोन से थोड़ा निकलोगे, वीडियो गेम्स खेलना, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कहीं नहीं ले जाने वाला ये सब चीज़ें। तो थोड़ा सा अपने आप के लिए कुछ करो। मेकअप आता है, मेकअप करो, मेकअप आर्टिस्ट बनो। चीज़ें सीखते रहना चाहिए हमेशा, कभी भी जब भी रुकोगे तो फिर वो चीज़ें रुक जाती है। वही मैं रुकना नहीं चाहती थी। सब लोग सोच रहे थे अब ये रुक जाएगी, अब तो छूट जाएगा, अब ये बोर हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे कोई बोल देता है कि तुम ये नहीं कर सकती हो, मेरी थोड़ी सी माइंड रिवर्स में चलती है, रिवर्स साइकोलॉजी है मेरे साथ प्रॉब्लम। तो मैं रिवर्स साइकोलॉजी मेरा बहुत वर्क करता है। मुझे अगर आप बोल दोगे कि तुम ये नहीं कर सकती हो, फिर मैं किसी भी लेवल पे जा सकती हूँ वो चीज़ करने के लिए। तो
यही जो मेरी साइकोलॉजी है ना, रिवर्स साइकोलॉजी, यही मुझे आर्ट के अंदर लेके चला गया। मुझे किसी ने अगर बोल दिया कि ये तो तुम मन लगाने के लिए कर रही हो, मतलब मैं वैसे ही, तुम्हारा बिजी नहीं होगी, तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा, यूएस के अंदर लोग नहीं हैं तो तुम्हारा मन नहीं लगता होगा, यहाँ के अंदर जनता कम है, कोई होता नहीं होगा, तुम्हारे पास फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है। मैंने बोला यही तो बात है, फैमिली फ्रेंड्स है नहीं तो मेरे पास और बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। मैं लोगों के साथ कॉल पे बात नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा टाइम यहाँ पे ऐसा है, इंडिया की टाइम है, यूएस की टाइम अलग होती है, तो अब फ़ोन पे बात लोग इतना करते हैं। वो सब चीज़ें थोड़ा सा बंद करके, अभी इनकमिंग कॉल इतनी फ्री है कि वो लगे हुए हैं, वाईफाई इंटरनेट इतना ज़्यादा आ गया कि फ़ोन के अंदर घुसते चले जा रहे हैं लोग, वो रियल वर्ल्ड भूल चुके हैं। यूएस के अंदर मैं देखती हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन और इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। सब यहाँ पर ट्रैकिंग पे जाते हैं, ट्रैक पे जाएंगे, वहाँ पे जाके बुक्स पढ़ रहे हैं। अगर देखोगे तो यहाँ पे लोग लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा जाते हैं, लाइब्रेरी का कल्चर है यहाँ, बुक्स का कल्चर है बहुत ज़्यादा, ग्रीटिंग कार्ड्स का कल्चर है। हाँ, अब ग्रीटिंग कार्ड कौन देता है, लेकिन यहाँ पे अभी भी लोग ग्रीटिंग कार्ड पे बहुत बिलीव करते हैं। क्रिसमस पे ग्रीटिंग कार्ड देना, तो ये सब अलग है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, रुक गए, जिस दिन रुक गए, जिस दिन आप थम गए, उस दिन हमारा जो गोल है, एम है, वो छूट जाएगा। सपने देख रहे हैं लेकिन उसके लिए सोना थोड़ा सा कम करो, और जो आप चाहते हो थम गए उस दिन लक काम करता है, पर उसके लिए हार्ड वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पास, हम लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी स्केड्यूल ऐसी है कि हमारी जॉब ऐसी है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास बेबी है, हमारी शादी हो गई है, बहुत सारा शादी हो गई है, खाना बनाना है, पैसे नहीं हैं, एक्सक्यूज़ेस मुझे लगते हैं ये है। अगर आप जो चाहते हो आप कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ओके, आप दिन भर बिज़ी हो, दिन भर आप जॉब पे हो, रात किसकी है, रात तो हमारी है, तो रात को करो। तो यही मैं करती गई, यही मेरा एम रहा, और मैं रात भर जग जग के ही मेरी सारी पेंटिंग बनी है। कोई दिन में ऐसा नहीं था कि प्रोफेशनली कि मैं सुबह बैठी हूँ, शाम को बिल्कुल निकल रही हूँ स्टूडियो से, सारा बस रात को करा है, और सब बहुत अप्रिशिएट किया गया है। मैं रिव्यू लेती हूँ लोगों से कि कौन सा अच्छा है, सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी एक इंडियन, अच्छा, और एक मैंने एक पेंटिंग बनाई थी अक्षय, तो उसमें इंडियन लड़की होती है, तो देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा, जो साउथ इंडियन लड़की बनाई थी मैंने। तो मैंने पूछा कि कौन सा सबसे अच्छा फेवरेट है, तो उसने बोला कि मेरी एक फ्रेंड थी जो इंडिया की थी, तो ये पेंटिंग उसको देख के मुझे बहुत याद आती है, तो ये मेरा फेवरेट है। फिर मैंने एक बनाई थी, लड़की घोड़े पे बैठी है, बहुत सबको पसंद आया था। तो वो मेरी जो मेरी कोवर्कर थी जिसने मुझे सारा एग्जीबिशन करवाया है, उसकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तो उसने बोला कि ये पेंटिंग ना मेरी ग्रैंड डॉटर के जैसी लगती है, तो इसकी जो लड़की है वो, जबकि विकी को वो पेंटिंग में मैं लगती थी कि मैं हूँ, उसको उसकी ग्रैंड डॉटर दिखती थी। तो उसने मुझे जब भी मेरे से बात करा, इसके ऊपर मेरे से बात किया उसने हमेशा, उसकी फ़ोटो जब भी मैंने उस पेंटिंग की दिखाई तो वो इतनी ज़्यादा मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, और जब मैंने फर्स्ट डे एग्जीबिशन करा था, फर्स्ट एग्जीबिशन, सबसे पहले शार्लिन गई थी, सबसे पहले शार्लिन जाके उसने सबसे पहले अपना बोला कि मैं नहीं चाहती कि सारा बिक जाए, तो मैं सबसे पहले मैंने ख़रीद लिया है। मैंने बोला कि ओके, तो अब वो मुझे बोलने लगे कि नहीं, यू नीड टू पुट ओवर देयर लाइक दैट पेंटिंग इज़ ऑलरेडी सोल्ड, यू नीड टू पुट द स्टिकर्स ओवर देयर or something, somebody maybe take my painting, then what I will do with that.
आई वांट दैट। मैंने बोला ओके। तो उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि नहीं नहीं लगाओ लगाओ लगाओ, सोल लगाओ, वो तो कोई ले जाएगा। तो मैं इतनी ज़्यादा, वो मेरे पे इसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मेरी सारी चली जाएगी। तो मैं बोली कोई नहीं जाने वाला है वो। मैं ऐसे ही थी। सबसे पहले उसने ख़रीदा था, एक लड़की थी जो बार के अंदर खड़ी है, तो उसने वो ख़रीदा था। मेरी सारी चली जाएगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा ओके, शार्लिन जो है वो लेके चली गई। वो पेंटिंग उसको पसंद आई, बार में थी लड़की, तो वो लेके उसने ले लिया। फिर वो सेकंड उसने मुझे ऐसा लग रहा था, मैं उसको सेल कभी भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, और मुझे ऐसा लगा कि वो जस्ट एक मुझे अच्छा फील करने के लिए उसने वो लिया। तो मैं उसको देना ही नहीं चाहती थी। मैं देना चाहती थी, मैं उसके साथ में पैसे नहीं लेना चाहती थी उससे। बट उसने ऊपर से उसने ख़रीदा तो ख़रीदा, उसने सबको आके बताया, एक एक बंदे को, कि शी इज़ अ रियली गुड आर्टिस्ट, सी पुट हर पेंटिंग ओवर देयर इन द मिलफर्ड। सबको, तो मेरे को बहुत सारे लोग आ रहे हैं मेरे पास, Oh my God, you are doing really great job, girl. You already doing exhibition in the Milford. We will go there. We will check your paintings. I was like, मैंने तो नहीं बताया, देखा कहाँ से? I was like, okay, ठीक है। मतलब मैं उतना ज़्यादा अपने आप को प्रमोट नहीं करना चाहती थी, और उसने ही सबको बताया उसको। और फिर वो जब एग्जीबिशन के अंदर आई तो उसने अपनी और भी 4 फ्रेंड्स अपने साथ वो लेकर आई थी कि और उसकी जो फ्रेंड्स थी वो सब भी एक आर्टिस्ट थी, बूढ़ी थी, एज्ड हो गई थी सबकी। सब लोग से मैं मिली, उसने ही सारी एक भीड़ इकट्ठा करी मेरे एग्जीबिशन के अंदर। So she was your guiding angel. She was the one. And मैं उसका बहुत ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट करती हूँ अभी भी। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रही है। मैं उसको फिर मैंने उसको एक पेंटिंग भी गिफ्ट करी, और उसने जेन्युइनली मेरी पेंटिंग ख़रीदी थी। मैंने देखा कि उसके पास एक कलेक्शन है उस तरीके की पेंटिंग की, जिसमें लड़की है, बार में खड़ी है, ऐसे सारा। तो मुझे लगा था कि वो ऐसे ही मुझे अच्छा फील करने, लेकिन नहीं, इसलिए नहीं था। और यहाँ पे फिर ये है कि यहाँ पे ना कोई आपको जेलसी और ये सब नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि वाह, इतने लोग आए हैं मेरे जॉब से, इतने सारे लोग वहाँ पे आए। यहाँ से हम लोगों के जितने भी फ्रेंड्स थे सब आए। सब मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मैंने वो कभी करा नहीं है अभी तक, क्योंकि उतने मैंने न्यू कलेक्शन बनाया भी नहीं है, और फिर सेल होने लग गया तो ओके था। फिर यही जर्नी थी, जो शार्लिन की वजह से ही ये जर्नी हो पाई पॉसिबल, सब कुछ। Hello guys, if you like some book, so check his channel, the author's channel, Akshay Kumar's channel, which is Beta Breakthrough. So you can also know some more things about India. So please guys, you need to follow him and subscribe his channel, and you can buy the book. So go open your Amazon and book the book Bihar I Wish.